स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के साथ। इसका नाम है जिब्रेलिंस। तो पढ़ेंगे जिब्रेलिंस की खोज किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिंस। तो जिब्रेलिंस की खोज जापान में हुई, जो चावल के एक रोग से संबंधित है। जिब्रेलिंस की खोज कहाँ हुई, जापान में हुई, जो राइस के एक रोग से संबंधित है। 1890 में एक जापानीज फार्मर ने अपने धान के खेत में देखा कि कुछ सीडलिंग्स अब सामान्य रूप से पतले तथा लंबे हो जाते हैं। तो जापानीज फार्मर ने क्या देखा कि कुछ जो सीडलिंग्स हैं धान के खेत में अन्य सीडलिंग्स की तुलना में पतले तथा लंबे हो जाते हैं। तो इनकी लंबाई सामान्य चावल के पौधों से लगभग 2 गुना अधिक हो जाती है। इनमें फ्लावरिंग की क्रिया नहीं होती है। मतलब जब जापानीज फार्मर ने देखा कि उसके धान के खेत में कुछ जो राइस के सीडलिंग्स हैं अत्यधिक पतले हो गए, अत्यधिक लंबे हो गए, तो इन सीडलिंग्स में इनमें क्या होता है, इन चावल के पौधों में फ्लावरिंग की, पुष्पन की क्रिया नहीं होती है। तो जापानीज फार्मर ने इस डिजीज का नाम बेकाने डिजीज दिया। क्या दिया, बेकाने, BAKANE, बेकाने रोग। तो बेकाने रोग किसे कहते हैं कि कुछ राइस के सीडलिंग्स अन्य सीडलिंग्स की तुलना में पतले तथा लंबे हो जाते हैं, और इन राइस सीडलिंग्स में जो पतले हो गए, लंबे हो गए, फ्लावरिंग नहीं होता, पुष्पन नहीं होता, तो इसको क्या नाम दिया गया, इस रोग का नाम है बेकाने डिजीज। इसी प्रकार हॉरी के अनुसार, HORI, हॉरी भी एक जापानीज वैज्ञानिक थे, हॉरी भी एक साइंटिस्ट थे। तो हॉरी के अनुसार ये रोगग्रस्त पादप फल व बीज उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। हॉरी ने भी बताया कि जब ये पादप डिजीज से इन्फेक्टेड होते हैं तो ये प्लांट्स फल उत्पन्न नहीं करते, ना ही बीज उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको फुलिश सीडलिंग कहा गया। तो राइस के प्लांट्स में यह रोग एक कवक से होता है। तो मैंने बताया कि राइस के पौधे हैं, उनमें रोग एक फंगस के द्वारा होता है, और फंगस का बेटा नाम क्या है, कवक के द्वारा होता है। कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिक्यूरॉय, जिब्रेला फ्यूजिक्यूरॉय। ठीक है। इसी प्रकार स्वेडा के अनुसार, SWADA, स्वेडा के अनुसार यह रोग इस फंगस के कुछ सिक्रीशन के कारण होता है। स्वेडा ने भी यही बताया बेटा। एक बार मोनिका चौधरी को एडमिट कर देती हूँ, और मनीषा देनवाल भी आई हैं, है ना, मोनिका चौधरी और मनीषा देनवाल। ठीक है बेटा। तो स्वेडा के अनुसार यह रोग इस फंगस, कौन सी फंगस है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई के कुछ स्राव के कारण होता है। तो हॉरी ने तो क्या बताया, जो रोगग्रस्त पादप है वो फल का निर्माण नहीं करते, वे बीज का निर्माण नहीं करते, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फुलिश सीडलिंग कहते हैं। और स्वेडा ने क्या बताया कि ये फंगस जो है, जिसका नाम क्या है, जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई के कुछ स्राव के कारण यह रोग राइस के प्लांट्स में होता है। इसी प्रकार है, कुरोसावा ने अपने प्रयोगों द्वारा यह प्रदर्शित किया कि इस कवक, मतलब जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक, जिब्रेला फ्यूजिक्यूरॉय नामक कवक के संवर्धन से प्राप्त निस्तार
को यदि हेल्दी सीडलिंग्स पर छिड़क दिया जाए तो रोग लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो कुरोसावा ने क्या बताया? कुरोसावा ने लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए और कुरोसावा ने प्रयोगों में यह प्रदर्शित किया कि यदि जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई नामक कवक के संवर्धन से प्राप्त निस्तार को, फिल्ट्रेट को यदि हेल्दी सीडलिंग्स पर छिड़क दिया जाए तो रोग लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि फंगस कल्चर मीडियम अथवा प्लांट पौधों में कुछ पदार्थ स्रावित करता है। इससे क्या प्रमाणित होता है बेटा? इससे यह प्रमाणित होता है कि जो फंगस है, फंगस का नाम क्या है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये फंगस संवर्धन माध्यम में, कल्चर मीडियम में अथवा पौधे में कुछ पदार्थ स्रावित करता है जो शूट में असामान्य दीर्घन इलोंगेशन को प्रेरित करता है। इसी प्रकार बेटा याबूटा एंड हायेशी, याबूटा की स्पेलिंग क्या है? YABUTA, एंड हायाशी HAYASHI ने फंगस के इस निस्तार से शुद्ध क्रिस्टलीय रसायन को। हाँ बेटा बोलो, कौन बोल रहा है मैम? हाँ बोलो बेटा, कौन बोल रहा है? मैम अभी चैप्टर, एक चैप्टर जिब्रेलिंस का है बेटा, लास्ट यूनिट जो है, 4th यूनिट जो है, ग्रोथ हार्मोन्स में, ग्रोथ हार्मोन्स, वृद्धि हार्मोन्स है ना, उसमें है बेटा ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। याबूटा एंड हायेशी ने फंगस के इस निस्तार से शुद्ध क्रिस्टलीय रसायन को पृथक करने में सफलता प्राप्त की तथा उसे फंगस के नाम के आधार पर जिब्रेलिन नाम दिया। तो याबूटा एंड हायाशी ने फंगस के निस्तार से, मतलब फंगस के फिल्ट्रेट से शुद्ध क्रिस्टलीय रसायन को पृथक करने में सफलता प्राप्त की तथा उसे फंगस के नाम के आधार पर जिब्रेलिन नाम दिया। बाद में याबूटा एंड सुनिकी, याबूटा एंड सुनिकी ने इस फंगस, कौन सी फंगस है? जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई कवक से जिब्रेलिन ए तथा जिब्रेलिन बी को क्रिस्टल रूप में पृथक किया। तो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने फंगस जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई से जिब्रेलिन ए व जिब्रेलिन बी को क्रिस्टल रूप में पृथक किया? तो साइंटिस्ट है याबूटा एंड सुनिकी। तो इसी प्रकार ब्रिटिश केमिस्ट ब्रायन एटेल ने इन्हें जिब्रेलिक एसिड नाम दिया और क्रॉस एटेल ने जिब्रेला फंगस से 6 प्रकार के जिब्रेलिन्स प्राप्त किए। एक बेटा क्रॉस एटेल का बात है, क्रॉस व उसके सहयोगियों ने जिब्रेला फंगस, कौन सी फंगस है, कौन सी कवक है? जिब्रेला फ्यूजिक्यूराई नामक फंगस से 6 प्रकार के जिब्रेलिन्स प्राप्त किए। कौन कौन से 6 प्रकार के जिब्रेलिन्स है? एक तो है बेटा GA1, दूसरा है GA2, तीसरा है GA3, देन GA4, GA7 व GA9 कहा गया। मतलब कौन कौन से 6 प्रकार के जिब्रेलिन्स है? GA1, GA2, GA3, GA4, GA7 व GA9। इसी प्रकार मैकमिलन एटेल ने सेम के बीजों से 3 प्रकार के जिब्रेलिन्स अलग किए। तो सेम के प्रकार से जो 3 प्रकार के जिब्रेलिन्स हैं वो कौन कौन से हैं? GA5, GA6 व GA8। एक स्लाइड शेयर करती हूँ आप लोगों को एक जिब्रेलिन्स की। हाँ बेटा, बेटा ये देखना आप,
जिब्रेलिन्स का स्ट्रक्चर है, मतलब व्हाट आर जिब्रेलिन्स? तो जिब्रेलिन्स आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स involved in regulating the growth and influencing different developmental processes which include stem elongation, germination, flowering, enzyme induction. तो जिब्रेलिन्स क्या है? ये पादप वृद्धि नियंत्रक है, मतलब gibberellins are the plant growth regulators and gibberellins have different effects on plant growth, and the stem elongation is the most dramatic amongst all. The stem starts to grow when it is applied in low concentration to a bush. अब देख रहे हो बेटा इस स्लाइड में आप जिब्रेलिन्स का स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो जिब्रेलिन्स के स्ट्रक्चर में क्या बताया है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, भावना कमर आ गई। तो जिब्रेलिन्स आर द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इन्वॉल्विंग in regulating the growth and influencing different developmental processes which include stem elongation, germination, flowering and enzyme induction. तो ये देख रहे हो जो है जिब्रेलिन का स्ट्रक्चर है, मतलब जिसकी बात कर रहे हैं अपन, जिब्रेलिन इज ए ग्रोथ हार्मोन। तो जिब्रेलिन इज ए डाइटर्पिनॉइड। ये क्या है? जिब्रेलिन का जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है डाइटर्पिनॉइड है। It forms the basis of molecules such as vitamins A and vitamin B, and the figure this shows the structure of gibberellin A. Gibberellin A1 का स्ट्रक्चर है जो कि आपको दिखाया गया है। एक मिनट, भावना कमर आ गई, इनका नाम भी लिख लेते हैं। भावना कमर, मैम हाँ लगा दी बेटा, भावना कमर और मोनिका चौधरी। मोनिका चौधरी, ठीक है बेटा। अब अपन देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, मतलब सभी पादप वर्गों जैसे कि एल्गी, शैवाल, कवक, मॉस व फर्न व बीजीय पादपों में जिब्रेलिन्स व्यापक रूप से पाए जाते हैं। जिब्रेलिन्स किसमें मिलते हैं? सभी पादप वर्गों में पाए जाते हैं, शैवालों में, कवकों में, फंगस में, मॉस में व बीजीय पादपों में जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं। तो जिब्रेला फंगस में 25 प्रकार के जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं, जबकि हायर प्लांट्स में उच्च पादपों में लगभग 73 प्रकार के जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं। बेटा जो हायर प्लांट्स है उसमें 73 प्रकार के जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं, जबकि जो फंगस बताया जिब्रेला फंगस में केवल 25 प्रकार के ही जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं। तो इनमें से जो बताया मैंने, हायर प्लांट्स में उच्च पादपों में 73 प्रकार के जिब्रेलिन्स पाए जाते हैं। तो इनमें से 15 जिब्रेलिन्स फंजाई तथा हायर प्लांट्स दोनों में समान पाए जाते हैं। तो जिब्रेलिन्स प्लांट के सभी भागों में पाए जाते हैं, परंतु जिब्रेलिन्स की सर्वाधिक सांद्रता सीड्स एंड लीव्स में पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा जिब्रेलिन्स की कंसंट्रेशन किसमें मिलती है? सीड्स में, बीजों में व पत्तियों में। सीड्स व लीव्स में जिब्रेलिन्स की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन सांद्रता जिब्रेलिन्स की किसमें मिलती है? बीजों में, सीड्स में व पत्तियों में। तो ऑक्सिन के समान जिब्रेलिन्स भी दो रूपों में पाए जाते हैं। जिब्रेलिन्स दो रूपों में पाए जाते हैं, एक तो फ्री स्टेट है, एक बाउंड स्टेट है। तो बाउंड जिब्रेलिन्स प्लांट्स में जिब्रेलिन ग्लाइकोसाइड्स के रूप में पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं केमिकल नेचर ऑफ जिब्रेलिन्स। रासायनिक दृष्टि से सभी जिब्रेलिन्स
जिब्रेलिक एसिड होते हैं। जिब्रेलिन्स क्या होते हैं बेटा? जिब्रेलिक एसिड होते हैं। ये साइक्लिक डाइटरपीन यौगिक है। जैसे कि स्ट्रक्चर देखा था, स्ट्रक्चर क्या था? साइक्लिक था, चक्रीय था। ये मतलब जिब्रेलिन्स साइक्लिक डाइटरपीन यौगिक है। सभी जिब्रेलिन्स की मूल संरचना एक समान होती है, जिनमें एक जिबेन रिंग या गिबेन रिंग कह लो आप, GIBBAN, गिबेन रिंग स्केलेटन पाया जाता है। कुछ जिब्रेलिन स्केलेटन कुछ जिब्रेलिन स्केलेटन में 19 कार्बन परमाणु तथा कुछ अन्य में 20 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। अब गिबेन स्केलेटन 4 वलय तंत्र से निर्मित होता है। जो गिबेन स्केलेटन है बेटा, वो 4 वलय तंत्र ABCD से निर्मित होता है। सभी जिब्रेलिन्स में एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, COOH उपस्थित होता है। देखना बेटा, एक स्लाइड और शो कर रही हूँ, एक स्लाइड और शो करते हैं आपको। बेटा ये जिब्रेलिन का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। तो सभी जिब्रेलिन्स में, मैं बता रही हूँ, सभी जिब्रेलिन्स में एक कार्बोक्सिल समूह होता है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप उपस्थित होता है। ये दिख रहा है आपको, COOH। क्या बोल रही हूँ? सभी जिब्रेलिन्स में एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH उपस्थित होता है, जो कार्बन 7, ये कौन सा है? कार्बन 7 पर संलग्न होता है। कुछ में अतिरिक्त समूह होता है जो कार्बन 4 पर भी संलग्न होता है। तो कुछ जिब्रेलिन्स में अतिरिक्त समूह होता है जो कार्बन 4 पर संलग्न होता है। इसके अतिरिक्त एक या अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। ये देख रहे हो, एक हाइड्रोक्सिल समूह ये रहा OH, और दूसरा हाइड्रोक्सिल समूह ये रहा। तो जिब्रेलिन्स में क्या होता है? एक तो बेटा अपन देख लेते हैं, जिब्रेलिन्स में एक कार्बोक्सिल ग्रुप COOH उपस्थित होता है, और एक या अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी उपस्थित होते हैं। तो ये है गिबेन स्केलेटन। ये जो आया, गिबेन स्केलेटन की बात करी, ठीक है। इसको भी स्टॉप कर देती हूँ, एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ अगर हो जाती है तो वो। अब देख रहे हो आप, द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन्स, ये तो स्लाइड के द्वारा दिखा देती हूँ। ये है आपके सीड जर्मिनेशन में मदद करता है। तो सम सीड्स दैट आर सेंसिटिव टू लाइट सच एज टोबैको एंड लेट्यूस एग्जिबिट पुअर जर्मिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। बेटा कुछ बीज हैं, किसके बीज हैं? तंबाकू के, टोबैको के एंड लेट्यूस के। तो जब प्रॉपर सनलाइट, उचित प्रकाश एब्सेंट होता है या प्रॉपर सनलाइट का अभाव होता है, तो कुछ सीड्स, कुछ बीज जर्मिनेट नहीं कर पाते, अंकुरित नहीं कर पाते। जर्मिनेशन बिगिंस रैपिडली इफ द सीड्स आर एक्सपोज्ड टू द सनलाइट। बीजों का अंकुरन तंबाकू में व लेट्यूस में, जभी भी बीजों का अंकुरन तंबाकू व लेट्यूस में तभी हो पाता है जबकि इन बीजों को उचित प्रकाश दिया जाए। एंड इफ द सीड्स आर ट्रीटेड विद जिब्रेलिक एसिड, द लाइट रिक्वायरमेंट कैन बी ओवरकम। ये आप देख रहे हो सीड है, इसको जिब्रेलिन से उपचारित किया गया है। इस सीड को, इस बीज को जो कि तंबाकू का बीज है, इसको जिब्रेलिक एसिड से उपचारित किया गया है। और जब जिब्रेलिक एसिड से उपचारित कर रहे हैं तो आप देख रहे हो सीड अंकुरित हो रहा है, सीड में से रेडिकल निकल रहा है, फिर हाइपोकोटाइल एंड रूट हेयर है। तो जब सीड को, बीज को जिब्रेलिक एसिड से उपचारित करते हैं तो सीड अंकुरित हो जाता है, बीज अंकुरित हो जाता है, चाहे सीड को उचित प्रकाश मिले या ना मिले। ठीक है। तो अब बात करते हैं
बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स का जैव संश्लेषण एम्ब्रियो, यंग लीव्स तथा मूलाग्र में होता है। अपरिपक्व सीड्स में इनकी मात्रा सर्वाधिक होती है। बेटा जो इमैच्योर सीड्स हैं, अपरिपक्व बीज हैं, उनमें सबसे अधिक जिब्रेलिन्स की मात्रा पाई जाती है तथा यंग लीव्स जिब्रेलिन्स के जैव संश्लेषण का प्रमुख स्थल है। यंग लीव्स में जो युवा पत्तियां हैं, यंग लीव्स में जिब्रेलिन्स का बायोसिंथेसिस होता है, जैव संश्लेषण होता है। तो जिब्रेलिन का संश्लेषण एसिटाइल कोएंजाइम ए से होता है। जिब्रेलिन का संश्लेषण किससे होता है? एसिटाइल कोएंजाइम से होता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए के 3 अणु मिलकर मेवेलोनिक एसिड का एक अणु बनाते हैं। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम ए के 3 अणु आपस में मिलकर मेवेलोनिक एसिड का एक अणु बनाते हैं। अब मेवेलोनेट का परिवर्तन मेवेलोनेट 5 फॉस्फेट तथा इससे मेवेलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट में हो जाता है। तो क्या बताया? एसिटाइल कोएंजाइम से क्या बनता है बेटा? मेवेलोनिक एसिड बनता है। मतलब एसिटाइल कोएंजाइम के 3 अणु मिलकर मेवेलोनिक एसिड का निर्माण करते हैं। अब मेवेलोनिक एसिड क्या करता है? मेवेलोनेट 5 फॉस्फेट, मेवेलोनेट 5 फॉस्फेट तथा मेवेलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। मेवेलोनिक एसिड से मेवेलोनेट 5 फॉस्फेट तथा मेवेलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है। अब मेवेलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट से आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है। मेवेलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट से आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है और इसके 4 अणु मिलकर जिरेनाइल इसके 4 अणु मिलकर जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। मतलब जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो क्या बताया? मेवेलोनेट 5 पायरोफॉस्फेट से आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है। वह इसके 4 अणु मिलकर जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट नामक डाइटरपीन का संश्लेषण करते हैं। इससे कोपालाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है। मतलब जिरेनाइल पायरोफॉस्फेट से कोपालाइल COPALYL कोपालाइल पायरोफॉस्फेट का निर्माण होता है। तो कोपेलाइल पायरोफॉस्फेट कोरिन का निर्माण होता है। कोपेलाइल पायरोफॉस्फेट से कोरिन का निर्माण होता है। KAURENE कोरिन में 4 वलय होती है। कोरिन में क्या होती है? 4 वलय होती है। तो कोरिन के चरणबद्ध ऑक्सीडेशन में कोरिनॉइल तथा कोरिनोइक एसिड बनता है। कोरिन बना तो कोरिन के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है बेटा? कोरिनोइक एसिड व कोरिनॉल का निर्माण होता है। वह कोरिनोइक एसिड से अंत में जिब्रेलिन का निर्माण होता है। तो एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ, वो भी बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन्स की। एक मिनट होल्ड कर लेना। बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन्स की एक स्लाइड और शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एक स्लाइड में बता रही हूँ बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिन्स। जो बताया आपको
एक मिनट, मैं ओपन कर रही हूँ उसे। अगर खुल जाता है तो इसको देख लेते हैं। नहीं ओपन हो रहा बेटा ये बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिंस। एक मिनट और चलते हैं, बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिंस मैं एक दिखाती हूँ आपको। एक मिनट होल्ड करें ना, बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिंस आपको दिखा रहे हैं। बायोसिंथेसिस ऑफ जिब्रेलिंस में एक इक्वेशन में एक आपको शेयर कर रही हूँ। ये तो हो नहीं पा रहा है। ठीक है सर, स्लाइड नहीं हो पा रही, शो स्लाइड शो नहीं हो पा रही बेटा। एक बार और मैं कर लेती हूँ जो मैंने समझाया है। मैं वापस इसको खोल रही हूँ, ओपन लिंक इन न्यू विंडो, देखते हैं खुल जाता है तो। इसको खुल जाता है तो देख लेते हैं बेटा। एक मिनट रुकना, खुल जाता है तो मैं देख लेती हूँ डेस्कटॉप पे खुला है या नहीं। एक मिनट रुको आप लोग, रिकॉर्डिंग चल रही है। एक मिनट अपन करते हैं।